नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर में एससी वर्ग और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक हुई है और इस बैठक में दोनों वर्गों ने कहा है कि समाज में खाई नहीं रहनी चाहिए और मिलजुल कर रहने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। सीएम ने कहा कि दोनों वर्गों ने हिंसा के बाद दर्ज केसों को वापस लेने का भी अनुरोध किया है, जिस पर विचार करने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ बंद के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें ग्वालियर चंबल में 7 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा के मामले में केस दर्ज किए गए थे। सिंधिया जी और सभी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी सांसद जी, हम सब ने समाज के 2 प्रतिनिधिमंडल मिले, एक हमारे अनुसूचित जाति समाज से और एक हमारे सामान्य वर्ग से। और मुझे कहते हुए बहुत संतोष है, आज सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों ने ये इच्छा प्रकट की है कि समाज में खाइयां नहीं रहनी चाहिए, मां के दूध में दरार नहीं डलनी चाहिए, दिलों को एक होना चाहिए। और इसलिए 2 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जो वैमनस्यता पैदा हुई थी, सामाजिक समरसता टूटी थी, उसको समाप्त किया जाए। और उस समय कई प्रकरण बन गए थे दोनों पक्षों पर, उनको वापस लिया जाए। मैं समझता हूं कि आज मेरे मन में एक संतोष है कि हमारा समाज टूटेगा नहीं, हम मिल के साथ चलेंगे और इस दिशा में सरकार पूरी गंभीरता से कदम उठाएगी। छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी जनता को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने की साजिश कर रही है। तो वहीं तेल की कीमतें कम होने पर पीसीसी चीफ ने कहा कि कुछ पैसे भर कम कर देने से महंगाई कम नहीं होगी। आरक्षण हो रहा है, हम उसका स्वागत तो करते हैं, पर घोर अन्याय है। हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि कहीं 5% कहीं 10% ही मिले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग को 14% ही आरक्षण मिल पाएगा, लेकिन सियासी दल 30% तक आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट घोषणा की है कि सरकार आरक्षण दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग को 27% टिकट देगी। उन्होंने मांग की, जिस तरह सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी संविधान में संशोधन किया जाए। आरक्षण पहले दिया था हमारी सरकार ने, उसको ही कमलनाथ जी ने 27% करने का निर्णय लिया था, जो कोर्ट में गया और कोर्ट ने माने उस दलील को नहीं माना। और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने दम ठोक करके कहा कि इसमें कांग्रेस की गलती है। उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की। हम वादा करते हैं कि हम पैरवी करेंगे और कोई माई कलाल नहीं है जो 27% आरक्षण कम कर सके, ये कहा था। और ये कह करके कोर्ट में गए और कोर्ट में जो है कोर्ट ने वही 14% का मान्य किया, 27% माना नहीं। और उसके बाद ये स्वागत करवा रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि माने आरक्षण की उसमें की। हमारे समझ में नहीं आता कि या तो इतने नादान वो हैं या कि नादान व बुद्धू इस देश की जनता को समझते हैं, बुद्धिजीवी को समझते हैं कि कुछ जानता नहीं है, पता नहीं क्या इरादा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण विवाद में भीम आर्मी भी कूद पड़ी है। इंदौर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या
52% है, तो उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ओबीसी महासभा के लोग उनसे संपर्क में हैं। आने वाले समय में हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसके साथ ही हमारी मांग है कि चुनाव से पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए। दरअसल एमपी में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलित वोट बैंक को एकजुट करने के लिए यूपी के बाद अब एमपी में भी भीम आर्मी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। की जो रणनीतियां हैं वो तो पार्टी की बनी रही है और ये फैसले ये पार्टी के सीनियर लोगों के यहाँ की कमेटी के रहेंगे कि वो अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ लड़ेंगे। अभी तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि वो उनका संगठन मजबूत, ग्रामीण लेवल पे बूथ तक जो है संगठन मजबूत हो, क्योंकि जो बूथ से मजबूत होगा वही चुनाव में जीतेगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम ने राहुल गांधी को देश का सबसे कुंठित, हताश और निराश नेता बताया। विदेश में राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में उनकी कोई सुन नहीं रहा और इसलिए विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताया। राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता। देश विरोधी बयान, केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जब श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं यूएसए की यात्रा पे था, मुझसे एक सवाल पूछा था वहां के पत्रकारों ने कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है। मैंने कहा वो कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। हमने कभी भी विदेश में जाके देश की आलोचना नहीं की, लेकिन एक कुंठित व्यक्ति से, हताश और निराश व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। आश्चर्य है इसी नेता को कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं, फिर तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने पीएम का धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि इससे महंगाई कम होगी। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को संवेदनशील बताते हुए कहा कि वो जनता की तकलीफ नहीं देख सकते। सीएम ने कहा कि पीएम ने जो राहत दी है उसका स्वागत करते हैं। ऐसा कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला रसोई गैस की गैस, लेकिन केवल उतना ही नहीं, बाकी कई उत्पादों पर भी जो महंगाई बढ़ी थी वो कम हो, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है। और प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है, जनता की तकलीफें देख नहीं सकते और इसलिए उन्होंने जो राहत दी है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो भाई पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, जनहित में दाम किए गए हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। वहीं कैलाश ने कहा कि इससे हर घर में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की विचारधारा, जन सोच की विचारधारा से आगे बढ़ी। विचारधारा के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए हैं और अब हमारी यही आशा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कम की, बाकी राज्य जो दूसरे पार्टियों के द्वारा सरकार है वहाँ भी कम होगा। नहीं, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, महिलाओं के काम आने वाली गैस के भाव भी कम हुए और इसलिए हर घर में आज खुशी की बात है। जिनके घर में गैस है, गाड़ियां हैं, उनको सबको लगता है कि मोदी जी ने रेट कम करके बहुत अच्छा किया।
महंगाई पर मध्य प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है और कहा है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दी है, वैसे ही राज्य सरकार को भी टैक्स कम करके लोगों को राहत देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी हो चुकी है। हम जानते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह से, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, कमी हुई है पेट्रोल में, का राहत नजर आ रही कुछ? पहले 100 रुपए बढ़ा दो और फिर 50 रुपए कम कर दो, तो ये कमी कहते हैं, इसको कमी कहते हैं। मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय $120 का एक बैरल कच्चा तेल आता था। आज करीब 70 के आसपास, 69 या $70 का एक बैरल आ रहा है। तो उस समय भाव 53 रुपए था, आज भाव 120 रुपए पेट्रोल का हुआ और कम कर दिया 7-8 रुपए, तो 112 तक पहुंच गया। तो इसको क्या कहेंगे? और फिर जो वित्त मंत्री भारत की हैं, माननीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी सब अपने राज्यों से अपील की है कि टैक्स कम करें स्टेट। लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, बेटियों के मामा ने अभी कोई उनका इसमें घोषणा में कोई उनका अभी चर्चा ही नहीं आई, बातचीत नहीं आई। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जितना केंद्र सरकार ने बढ़ाया उससे दुगना टैक्स आप मध्य प्रदेश के माफ करें, ताकि जनता को राहत मिल सके। उनकी जो 10% घरेलू खर्च बढ़ गया है रोजाना का प्रत्येक परिवार का, वो कम हो सके। कांग्रेस की नीमच मामले में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में जहर घोल दिया है। बीजेपी के नेता ने नीमच में हत्या कर दी, निर्दोषों के घर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन ऐसे लोगों के घर बुलडोजर नहीं चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहर घोल दिया है, भाईचारे को बर्बाद कर दिया है, वैमनस्यता पैदा कर दी है। लोगों में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है जिस प्रकार की आदिवासी हमारे भाइयों पर सिवनी में हत्या की बजरंग दल और राम सेना के लोगों ने, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने केवल मुस्लिम होने के शक में एक हमारे जैन समाज के अल्पसंख्यक भाई की। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है। खत में दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों पर हमले को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता ने सिवनी और देवास के मामलों का जिक्र किया और लिखा है कि पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में अत्याचार बढ़े हैं। एमपी में निकाय चुनाव के साथ साथ कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर हुई बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर मंथन हुआ, जिसमें यह फैसला हुआ कि जिन सीट पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और जिन सीटों पर बीजेपी लंबे समय से बड़े अंतर से जीत दर्ज कर रही है, वहां चुनाव से 6 महीने पहले ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी ने तय किया है कि इसके लिए अभी से जिताऊ चेहरों की तलाश की जाएगी और इसके बाद बीजेपी को टक्कर देने के लिए चुनाव के 6 महीने पहले पार्टी अपने चेहरे घोषित कर देगी। नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई है, आम राय थी, क्योंकि चुनाव में लगातार उस समय उम्मीदवार घोषित किए जाते तो समय नहीं मिल पाता। जो सीटें बरसों से हार रही हैं, जहां हमारे उम्मीदवार नहीं है, जो सक्षम है हमारे पार्टी के नेता बनकर काम कर सकते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। जहां अपने कई विधायक भी हैं हमारे साथी जो इतनी क्षमता रखते हैं, अपने क्षेत्र के साथ 1-2 क्षेत्र और जिता सकते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अब कमलनाथ जी पहले घोषित कर दें, बाद में कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को देख लिया। जब 973 वचन दे के एक वचन कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया, पूरे मध्य प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है। अब ये कितना ही पहले किसी को खड़ा कर दे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं बल्कि बाल कांग्रेस भी दम दिखाएगी। जी हां, जमीनी स्तर पर बाल कांग्रेस पार्टी के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर बाल कांग्रेस की टीम जनता के बीच जाकर सरकार की पोल खोल रही है। पार्टी की हर चुनावी रणनीति में बाल कांग्रेस को शामिल किया जा रहा है और उनके पदाधिकारी इन बैठक में जाकर रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। बाल कांग्रेस के प्रदेश भर में संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनकी टीम हर ब्लॉक और
वार्ड स्तर पर काम करने के लिए तैयार की गई है। जमीनी स्तर पर बाल कांग्रेस चुनाव को लेकर तैयार है। ब्लॉक, वार्ड और जिला स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहा है। अभी मध्य प्रदेश में 7,000 सदस्य बनाए गए हैं। बाल कांग्रेस नौजवान बच्चे हैं। हमारा सोच है कि उन बच्चों से कांग्रेस को नेतृत्व करना, नया नेतृत्व निकालना है। जब से चुनाव छात्र संघ के कम हुए तो नए जो ट्रेनिंग सेंटर था छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए। ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। इसलिए कमलनाथ जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने तय किया कि नौजवानों को भी, बच्चों को भी आगे अवसर मिले। मैं स्वयं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था, 10वीं तो चुनाव लड़ा, क्लास का अच्छा प्रतिनिधि रहा, तो जब उससे उत्साह रहता था लोगों को राजनीति समझ। प्रजातंत्र में अगर राजनीति से बच्चों को, महिलाओं को सबको दूर रखेंगे तो प्रजातंत्र सार्थक नहीं कहलाएगा। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षकों की तैनाती करेगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इन पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी और इस तैनाती में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएफ और राज्य सेवा के अधिकारी शामिल होंगे और इनका काम आदर्श आचार संहिता का पालन और चुनाव की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए सेवानिवृत्त अफसरों की जानकारी भी मांगी जा रही है। नर्मदापुरम और सीहोर में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकार के सारे नियमों को ताक पर रखकर माफिया नर्मदा का सीना छलनी करने पर उतारू हैं। सिवनी मालवा तहसील में इन दिनों सीहोर जिले की रेत माफियाओं द्वारा खुलेआम नर्मदा नदी में मार्ग बनाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। प्रशासन को अवैध खनन की जानकारी और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। तो वहीं अवैध रूप से हो रहे रेत खनन को माफिया का जोर कहें या अफसरों की लापरवाही, बीते कई सालों से लगातार इस प्रकार का अवैध उत्खनन जारी है। और अब बात करेंगे सतना में। मौसम का मिजाज बदला। यहां आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं आंधी की वजह से कई पेड़ जमींदोज हो गए।